बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स बुक का ही जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसी का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ जी। अब सारे सोच रहे होंगे सर ये वेरिएशन ऑफ जी ये कौन सा टॉपिक है? भाई हम वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, फिर हम वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे विद आल्टीट्यूड, फिर हम वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे विद डेप्थ। यानी कहने का मकसद ये है कि पहले हम वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अगर ये हमारे पास अर्थ है तो अर्थ की सरफेस पे वेरिएशन ऑफ जी हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम वेरिएशन ऑफ जी देखेंगे विद आल्टीट्यूड, मतलब अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हाइट के ऊपर जाएं तो फिर हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी किस तरह से होगी, हम एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे। फिर अगर हम अर्थ के अंदर चले जाएं, मतलब उसकी डेप्थ में जाएं, ये इसका सेंटर है, अगर हम उसकी डेप्थ में जाएं तो फिर डेप्थ में जाते हुए वेरिएशन ऑफ जी किस तरह से होगी, उसको हम किस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमें बताओ। तो हम ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वेरिएशन ऑफ जी हम फाइंड करेंगे। ओके हो गया। तो वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ADG हमने लिखा हुआ है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद आल्टीट्यूड फिर हम ये देखेंगे, और वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ फिर हम ये देखेंगे। ओके हो गया। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले, मतलब इसके कॉन्सेप्ट वगैरह देखने से पहले एक ट्रिक आपको बताते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। याद ऐसे रखना है कि जब वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस आप देख रहे हैं तो पहले आप जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आप जी एम की वैल्यू फाइंड करेंगे, बताएंगे जी एम क्या है, फिर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये टॉपिक खत्म। यहाँ पर आप क्या करोगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद आल्टीट्यूड, पहले आप फाइंड करोगे जी की वैल्यू क्या होती है, फिर आप फाइंड करोगे जी एच की वैल्यू क्या होती है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, जी की वैल्यू फाइंड करोगे, जी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आप जब जी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे वहाँ पर जो जी की वैल्यू होगी वहाँ पर उसको जी के साथ रिप्लेस कर दोगे, मतलब उसके पूरे फार्मूले की जगह जी लिख दोगे तो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीन ट्रिक्स थे, इन तीनों जो हमारे पास ये टॉपिक्स आ रहे हैं इनको याद रखने के लिए कि कैसे इसकी डेरिवेशन की जाए, ठीक है। तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं। सर कितनी बातें आप करते हैं, इसको कराओ भी, तो देखते हैं वन बाय वन करके कि ये सारे टॉपिक्स हमसे क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल है ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और हम कंसिडर करें कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। हालांकि परफेक्ट स्फीयर नहीं होते, थोड़े से बल्जेस वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कंसिडर करें कि अर्थ क्या है, ये एक हमारे पास एक परफेक्ट स्फीयर है। अर्थ क्या है, एक स्फीयर है और ये अर्थ है, और ये हमारे पास क्या है, इसके दरमियान में ये अर्थ का सेंटर है, और इस अर्थ का जो मैस है वो कैपिटल M है, और इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मैस है स्मॉल m, ठीक है। याद रखें कि हम जो इंसान रहते हैं ना वो ऐसे अर्थ की सरफेस के ऊपर रहते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर नहीं रहते। अर्थ के अंदर तो इसके कोर में तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो हम अगर ये स्फीयर है ना तो इसकी सरफेस के ऊपर हम सारे इंसान रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मैस m है, और सेंटर से लेकर, अर्थ के सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट तक का ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, RE है, जिसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कह रहे हैं। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, RE। तो यहाँ पर देखो कि ये एक अर्थ का मैस है कैपिटल M और ऑब्जेक्ट का मैस है स्मॉल m। तो दो मैसेज के दरमियान आपको पता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि अगर मैं यहाँ पर अर्थ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो एक मेरा मैस m है, एक अर्थ का मैस कैपिटल M है, तो हम दोनों के दरमियान क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम दोनों के दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके हो गया, जो दो मैसेज के दरमियान में होती है, और उसको हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, F = G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो
आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर है हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर ई। ओके हो गया। उसके बाद स्मॉल एम ये, और यहाँ पर ई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये मैस ऑफ अर्थ है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल ई ये शो कर रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ, मैस ऑफ अर्थ। ओके हो गया। अच्छा, वेट की फोर्स का क्या फार्मूला क्या है? एफ इज इक्वल टू एम जी। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा वेट होता है, अगर ये ना हो तो हमारा वेट कहाँ से हो? ठीक है, तो वेट की फोर्स का क्या फार्मूला है? एफ इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, आपने क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करना है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। तो आप क्या लिखेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, जब 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। और यहाँ पर छोटा छोटा ई लिख दो क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ओके हो गया। अच्छा, एम एम से कट गया तो जी इज इक्वल टू एम और स्मॉल एम, हाँ एम तो एम से कट गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और एम और डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ जी है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। वैल्यू ऑफ जी है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर आप देखो कि जो जी की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है मैस ऑफ अर्थ के ऊपर, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेज है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि जो जी की वैल्यू है इसमें ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड ही नहीं करती। ऑब्जेक्ट के मैस पे डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है? मैस ऑफ अर्थ, और जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके हो गया। एक चीज़ ये मैंने क्या कहा था, इसमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जी एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके हो गया। अच्छा, अब ये तो हमारे पास थी वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन इसको हम मून से कंपेयर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून वो कितनी है? वो चीज़ देखो। तो सरफेस ऑफ मून जी एम, छोटा सा साथ में एम लिखना है, ठीक है, क्योंकि एम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जस्ट एक सिंबल है। तो जी और एम, ये हमारे पास क्या है? कैपिटल एम। ये हमारे पास मैस ऑफ मून है ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एम का स्क्वायर। यहाँ पर भी छोटा सा एम लिखते हैं। मैस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, और ये जी की वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ मून हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास आप कह लोगे इक्वेशन नंबर 4 है। ओके हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आपने क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब आपने इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर देना है। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वो चीज़ देखो, यहाँ पर हम करेंगे जी डिवाइडेड बाय जी एम और इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? जी एम, और यहाँ पर ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा? जी एम एम, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और ये जो एम एन है ये छोटू सा साथ में एम है, और यहाँ पर भी छोटू सा साथ में एम है। ओके हो गया। अच्छा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये टर्म जब यहाँ पे ऊपर आएगी तो उलट जाएगी, ये टर्म जब यहाँ पे ऊपर आएगी तो उलट जाएगी? मैं यहीं पर इसको डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो आपने इसको ऐसे लिख दो कि आर का स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय जी एम, और यहाँ पर छोटू सा एम। ठीक है, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पर उलट के लिख दी क्योंकि ऊपर जब आएगी उलट जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको नीचे से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा किया है। ओके हो गया। अच्छा, अब क्या होगा? ये जी इस जी से गया, तो जी डिवाइडेड बाय जी एम इज इक्वल टू एम ई ओवर, इसको इधर ले आओ, एम एम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आर स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। इस एम को इधर ले आए, इस आर को इधर ले गए, कोई मसला नहीं, हम इंटरचेंज कर रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। और यहाँ पर हमने क्या किया?
कि जिस तरह थे उसी तरह रहने दिया, ऊपर वाला m उधर ही r स्क्वायर उसी तरह ही। ओके हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि जो मैस ऑफ अर्थ होता है वो हमारे पास 100 टाइम्स ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ मून। मतलब चांद के जो मैस है उससे अर्थ का मैस 100 टाइम्स ग्रेटर होता है। ओके हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो रेडियस ऑफ मून से 4 गुना ज़्यादा होता है। मैस ऑफ अर्थ जो है वो जो मैस ऑफ मून से 100 गुना ज़्यादा होता है, रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून से 4 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूला में पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे आएगा वो चीज़ देखते हैं। तो G/Gm इज़ इक्वल टू एम ई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, मैं 100 लिख देता हूँ, 100m इंटू यहाँ पर ये स्मॉल m इधर लिखना है। ठीक है, स्मॉल m ऐसे छोटा छोटा साथ में लिखना है और डिवाइडेड बाय ये वाला आप उसी तरह रहने दें, तो कैपिटल M और इंटू यहाँ पर स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं RM ओवर RE और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि RE की जगह 4RM पुट कर देना। ठीक है, RM मतलब जो हमारे पास है मून का रेडियस, तो RE की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ 4 और RM। ठीक है, ME और RE की वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो RM से कटने जाएगा, ये वाला इससे कटने जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 100 इंटू 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, जब 1/4 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये हमारे पास कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 4 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा 16, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास आएगा G/Gm, ये कितना आएगा 100/16, तकरीबन ये हमारे पास 6 आता है। ये हमारे पास कितना आता है 6 आता है। तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखोगे कि G/Gm इज़ इक्वल टू यहाँ पर 6 और G इज़ इक्वल टू 6Gm। यानी कि इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ जो हमारे पास है वैल्यू ऑफ G ऑन मून उससे 6 गुना ज़्यादा होती है। या आप इस तरह कह लो या आप ये कह लो कि वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून वो 6 गुना कम होती है एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चांद के ऊपर 6 गुना कम होती है एज कंपेयर टू अर्थ। ओके हो गया, तो वैल्यू ऑफ G अर्थ के ऊपर ज़्यादा होती है और मून के ऊपर कम होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक टॉपिक ख़त्म। अब ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं इसको रेज करके ना सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखी रहने दूंगा। ठीक है, कौन सी वैल्यू जो हमारा रिजल्ट आया है इतना लिख दो कि G इज़ इक्वल टू 6Gm, बस इतना। ठीक है, अच्छा अब हम अपने इसी में नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि हम एक ही वीडियो में ये 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद आल्टीट्यूड, कि हाइट के साथ वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है। ठीक है, तो गौर से सुनना है, पहले इसकी सिचुएशन को समझो, उसके बाद हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। और याद रखो इसमें हमने पहले G फाइंड करना है, फिर GH फाइंड करना है, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है, G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये तो एक चीज़ तो हमारे पास है, ये चीज़ तो हमारे पास है। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो ये चीज़ फाइंड करके दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ये G की वैल्यू तो हमारे पास है ना, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ है। ये कौन सी है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, G की वैल्यू। अच्छा पहले डायग्राम को समझते हैं, गौर से सुनो। हमारे पास ना ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो G की वैल्यू है ना वो इतनी है। ओके हो गया।
अब हमने क्या करना है, विद अल्टीट्यूड, मतलब यहाँ से थोड़ी सी हाइट पर जाना है। सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर ये कोई पॉइंट P है जिसकी हाइट कितनी है, h है, जिसकी हाइट कितनी है, h है। अब अगर आपसे कोई कहे कि मुझे बताओ कि इस जो हमारे पास अर्थ है इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कहोगे? अर्थ के सेंटर से लेकर इस मैस का इस तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो आप कहोगे कि वो हमारे पास है RE प्लस H। डन हो गया। बस ये चीज़ याद रखनी है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, RE। यहाँ से H हाइट हम ऊपर गए हैं, कितनी हाइट, H है, तो ये और ये मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो RE प्लस H है, RE प्लस H है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके हो गया। तो यहाँ पर G की वैल्यू GH इज इक्वल टू, ठीक है, हाइट H के ऊपर, वो कितनी होगी, सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट H के ऊपर, वो होगी G कांस्टेंट है, मैस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर RE की जगह आप लिखोगे RE प्लस H और इसका स्क्वायर, बस। तो ये हमारे पास GH की भी वैल्यू फाइंड होगी। H मतलब हाइट पे हम देख रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, और ये हमारे पास G की वैल्यू ऑन पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, कि इतने हम हाइट पर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप लिखोगे GH ओवर G इज इक्वल टू, GH हमारे पास कितना है, GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे ना तो क्या आएगा, G की वैल्यू कितनी है, ये है, तो GME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। अब ये टर्म जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उलट जाएगी, ठीक है। तो ये किस तरह से होगी, जैसे हमने पहले किया था, RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G और ME, ठीक है। यहाँ से हम इसको अब अरेज कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड किया ना, ऊपर जब जाती है तो उलट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे G से कट गया, जब G से कट गया तो, और ME से कट गया, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास बचा RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर प्लस ना RE सिंपल और प्लस H और यहाँ पर इसका स्क्वायर, ओके हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, GH डिवाइडेड बाय G, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें RE का स्क्वायर, क्या मैं यहाँ से RE कॉमन ले सकता हूँ, तो RE कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, RE प्लस H डिवाइडेड बाय RE और इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। ओहो, यहाँ पर 1 आएगा सर, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 प्लस H ओवर RE और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से R स्क्वायर से कट गया, अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया GH ओवर G इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस H ओवर RE और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, GH ओवर G इज इक्वल टू 1 प्लस H ओवर RE और इसका हमारे पास -2, ठीक हो, क्योंकि हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये -2 हो जाएगा, नीचे 2 है ना, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब हम इस पे ना लगा सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम इस पे लगाएंगे तो वो किस तरह से आएगी, वो चीज़ देखो। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, अगर हमारे पास वैल्यू है ना 1 प्लस x की पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर और अप टू सो ऑन। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, वो इस पे लगाएंगे,
और इसका शॉर्टकट तरीका पता है क्या होता है? सिंपल, जो पावर होती है ना, जो हमारे पास पावर होती है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। जैसे यहां पर देखो 1 प्लस एक्स है ना, इसकी पावर क्या है? n, n को मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस ये जितनी हाई टर्म होते हैं ना, ये इतनी छोटी होती है कि हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं, ये इतनी छोटी होती है कि हम इनको निगलेक्ट कर देते हैं। तो फिर हम यहाँ पर जब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो वो फिर क्या आएगी? तो g ओवर जी एच ओवर g इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 2h ओवर आर ई, बट यहाँ पर -2 है ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2h बन जाएगा और प्लस की जगह क्या साइन आ जाएगा? प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो 1 माइनस 2h ओवर आर ई, 1 माइनस 2h ओवर आर ई, और इससे हमारे पास क्या रिलेशन आएगा? GH इज इक्वल टू, ये वाला G इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G और 1 माइनस 2h ओवर आर ई। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे ये वाला फैक्टर क्या होगा? ये वाला फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, मतलब h की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब आप इसको 1 में से माइनस करोगे तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो GH की वैल्यू है वो डिक्रीज में आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल, पहले अगर इस पूरे फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ रही है, मान लो 0.2 आ रही है। कितनी आ रही है? 0.2 आ रही है। तो 1 माइनस 0.2 कितना आ गया? 0.8। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। h हमारे पास बढ़ने से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। मान लो अब 0.2 से 0.5 हो गई है, तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा? 0.5। तो पहले इसका आंसर 0.8 आ रहा था, अब इसका आंसर 0.5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये फैक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे GH क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होता जाएगा। ओके हो गया। तो ये चीज़ हमने इस सेकंड टॉपिक में फाइंड करनी थी। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ है उसका आंसर क्या आता है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी देख लिया, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी चले गए। अब हम सरफेस ऑफ अर्थ से सरफेस के अंदर आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कैसे। इसमें देखो ट्रिक क्या है। पहले आपने G फाइंड करना है, फिर आपने GX फाइंड करना है, तो हमारे पास आंसर निकल आएंगे। अब G तो वही है, G मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ G वो कितनी है? G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास ओके है, ये तो हमारे पास फाइंड है, ये वाला हमारा टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? देखो गौर से देखना है कि हमारे पास ना, या ना इधर मैं नई एक डायग्राम बना ही लो। ये हमारे पास है अर्थ की सरफेस, ठीक है, ये पूरी एक अर्थ है और ये हमारे पास क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस कितना है? RE। ओके हो गया। और मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं सरफेस ऑफ अर्थ से अर्थ के अंदर आऊँ। जब मैं अर्थ के अंदर आऊँ, मान लो मैं यहाँ तक आया, मैं यहाँ से चलता चलता मैंने ज़मीन खोदी ठीक है, ज़मीन की खोदाई की, और मैं अंदर चलता 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 इसके अंदर यहाँ तक आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आते आते मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? x। मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? x कवर किया। पहले ऑब्जेक्ट इधर था सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो वैल्यू ऑफ G ये हमारे पास यहाँ से निकालो। अब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता 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 यहाँ पर आ गया, मतलब डेप्थ में आ गया, अर्थ के अंदर आ गया, और अब हमारे पास ये वाला कितना होगा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला बताओ कितना होगा? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक था RE, ये वाला, इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो ये निकल आएगा, तो RE माइनस x। बस ये चीज़ याद रखो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक है RE, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चल के कितना डिस्टेंस x। तो ये जो इस सेंटर से लेकर जिस पॉइंट तक हम चल के आए हैं, जिस पॉइंट तक हम पहुँचे हैं,
वहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास है आर ई माइनस एक्स, कि अगर ये 10 है, ये हम 4 ट्रैवल करके आए हैं, तो 10 माइनस 4 कितना होगा, 6 होगा, तो ये हमारे पास फिर 6 होगा। ये जस्ट मैंने अपने पास से एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो ये तो होगी डायग्राम की कहानी। अब इसमें वेरिएशन किस तरह से लाएंगे वो चीज़ देखो। यहाँ पर आपने सोचने का जहन ये बनाना है कि पहले मैंने एम ई की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, फिर मैंने आर ई की वैल्यू फाइंड करनी है ये, तो फिर हमने देखते हैं कि आगे से आंसर किस तरह के आते हैं। तो पहले हम एम ई की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ डेंसिटी की फॉर्म में। तो गौर से सुनना है, डेंसिटी के सारे इसमें चक्कर हैं। तो हमारे पास होता है रो इज इक्वल टू एम बाय वी। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ हम यहाँ पर ले रहे हैं। एम यहाँ पे क्या है, मैस ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का पूरा, एक अर्थ एक स्फीयर है ना। तो यहाँ पर एम ई फाइंड करना है, तो एम ई इज इक्वल टू रो इन टू वी, ठीक हो गया। अच्छा, अब एम ई उसी तरह इज इक्वल टू, यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि रो और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि अर्थ हम एक स्फीयर ले रहे हैं, अर्थ एक स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक हो गया, पाई आर क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पर एम ई की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, ठीक। अब आपने क्या करना है कि इस एम ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, बस इस एम ई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू, ये कैपिटल G उसी तरह, और अंदर यहाँ पर क्या आएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर ई, ठीक हो गया। कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने इस G की वैल्यू के अंदर इस एम ई की वैल्यू फाइंड की है और एम ई की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। ओके हो गया। अच्छा, हमने क्यों लिया है, अब हमारे पास है वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म ऑफ डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी को हमने G के फार्मूले पे इन्वॉल्व कर दिया, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम डेप्थ के अंदर नहीं गए। तो जब डेप्थ के अंदर जाएंगे तो देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास, इससे वो कट जाएगा तो सिर्फ आर ई ऊपर बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जी रो 4 पाई आर ई डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। G आ गया, रो आ गया, 4 आ गया, पाई आ गया, आर ई आ गया, और डिवाइडेड बाय 3 आ गया। यहाँ तक ओके है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, G इज इक्वल टू, इस आर ई की जगह अब हमने क्या पुट करना है कि अब हम देखने वाले हैं कि डेप्थ के अंदर हमारे पास G की वैल्यू कितनी है। तो इसको नाम दे लो Gx का, Gx का नाम दोगे तो G उसी तरह, क्योंकि G की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। क्या डेंसिटी चेंज होगी, डेंसिटी ऑफ अर्थ, वो भी चेंज नहीं होगी। क्या हमारे पास 4 पाई चेंज होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। क्या डिवाइडेड बाय 3 चेंज होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, चेंज हमारे पास होगा ये आर ई। पहले हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये कितना था डिस्टेंस, आर ई, लेकिन अब जब मैं अंदर ट्रैवल करके यहाँ पर आ गया हूँ, अब हमारे पास सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर ई माइनस एक्स। तो डेप्थ के अंदर x डिस्टेंस जब अंदर आए तो यहाँ पर अब आप लिखोगे आर ई माइनस एक्स आप लिखोगे, डन हो गया। ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म ऑफ डेंसिटी। ये हमारे पास ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ G, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो हमारे पास कब हम, जब हम डेप्थ के अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है, सरफेस के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ से आर ही कॉमन ले लो, तो Gx इज इक्वल टू, मैं इसको ना आसान सा करके लिख रहा हूँ, 4 लिख लो, पाई लिख लो, G लिख लो, रो लिख लो। 4 पाई को पहले लिख रहा हूँ, G रो को बाद में ले आया हूँ, डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ से ना इस टर्म में से आपने आर ई को कॉमन ले लेना है। बताते हैं क्यों लेना है। यहाँ से जब आर ई को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर ई, ये बच जाएगा।
1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर ई, कुछ भी नहीं किया, सिंपल इसमें से आर ई को कॉमन ले लिया बस। अब मुझे बताओ कि ये चीज़ क्या बन रही है, ये तो जी की वैल्यू नहीं बन रही, जी रो 4 पाई आर ई डिवाइडेड बाई 3, तो जी रो 4 पाई आर ई डिवाइडेड बाई 3, ये तो जी की वैल्यू नहीं बन रही, तो जी की वैल्यू बन रही है तो पुट कर दो, ठीक है। अब इसकी जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जी एक्स इज़ इक्वल टू, इस पूरे की जगह मैं जी पुट कर दूंगा और 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर ई, ये इसका हम रिलेशन डिराइव कर रहे थे। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है जितना x इंक्रीज होगा, जितना आप अर्थ के अंदर जाओगे, उतना ये वाला फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और 1 में से हमने इस फैक्टर को माइनस करना है, तो जितना ये फैक्टर इंक्रीज होगा उतना जब हम फिर 1 में से माइनस करते जाएंगे तो पूरी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। फिर x के इंक्रीज होने से जी एक्स हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होगा, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर ये 0.2 है, इस पूरे फैक्टर का आंसर 0.2 है, तो 1 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा, 0.8। लेकिन जब हम x इंक्रीज करेंगे, मतलब और अंदर की तरफ जाएंगे, मान लो अब इस पूरे फैक्टर का आंसर 0.5 आया, तो 1 माइनस 0.5 कितना हुआ, 0.5। पहले 0.8 आ रहा था इसका आंसर, जस्ट इमेजिन, अब हमारे पास 0.5 आ रहा है, तो कम नहीं हुआ। तो ये फैक्टर जितना इंक्रीज होगा, यानी x की वैल्यू इंक्रीज होने से, तो ये gx उतना हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे अर्थ के अंदर जाएंगे तो वैल्यू वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज होता है। अब यहाँ से एक बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट मिलता है, कहता है कि अगर x इज़ इक्वल टू आर ई हो जाए, x इज़ इक्वल टू आर ई हो जाए, इसका कहने का मकसद हमारे पास मकसद ये है कि आप यहाँ से चलते 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 सेंटर पे आ जाओ, यहाँ से चलते 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 क्या आ जाओ, सेंटर पे आ जाओ। सेंटर पे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर पे बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो सिंपल x की जगह r ई पुट कर देना, क्योंकि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ये r ई है, तो जब इसकी जगह r ई पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो जी एक्स इज इक्वल टू जी और 1 माइनस आर ई डिवाइडेड बाई आर ई से काट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो जी एक्स कितना आ जाएगा, ये तुम्हारे पास 0 आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर में 0 होता है। यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जैसे जैसे अंदर आएंगे तो कम होता जाएगा, तो कम होता गया और कम और कम और कम और कम और कम, सेंटर पे आके 0 हो गया। तो जैसे जैसे अंदर की तरफ आएंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगा। जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे तब भी हमारे पास जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगा। ये हमें रिजल्ट्स मिले हैं, ठीक हो गया। पहला रिजल्ट क्या मिला, ये वाला, ठीक है, हमने मून के साथ कंपेयर कर लिया। उसके बाद ये वाला रिजल्ट मिला आल्टीट्यूड पे, और डेप्थ पे हमें क्या रिजल्ट मिला, जी एक्स इज इक्वल टू जी और 1 माइनस एक्स ओवर आर ई, ठीक है। एक हमें ये आंसर मिला। तो ये हमने ना 3 आंसर कैलकुलेट करने थे, ओके हो गया। अच्छा, अब आखिरी चीज़, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है ना, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने जो है वो लिख ले रहा है। और एक और चीज़ है, ये वेरिएशन ऑफ जी आती क्यों है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो सरफेस ऑफ अर्थ से, तो वेरिएशन ऑफ जी क्यों आती है, याद रखो ये शेप ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से आती है। वैल्यू जी में ये जो कमी आती है क्यों आती है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों आता है, ये हमारे पास शेप ऑफ अर्थ और जो हमारे पास रोटेशन ऑफ अर्थ है उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम, ठीक है, वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वो देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर देखो VE, उसी तरह वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3, इसी जगह 3.14, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, याद रखना, ठीक है। तो 64
100 इंटू 10⁻³ आप लिखोगे, क्योंकि किलोमीटर है ना, तो मीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, इसकी जगह 10⁻³ और ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, 1.09 इंटू 10⁻21, 1.09 इंटू 10⁻21 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ बताओ, डेंसिटी ऑफ अर्थ बताओ। वो कैसे बताओगे, वो आप कहोगे रो इज इक्वल टू m/v, मैस ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा, ठीक है। अच्छा, मैस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ अर्थ है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, वो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये निकला है, तो 1.09 इंटू 10⁻21। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ वो कितनी निकलेगी, वो हमारे पास आएगी 5.5 इंटू 10⁻3, 5.5 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ओके हो गया। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ अर्थ है 5.5 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो हमारे पास 5.5 टाइम्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि अर्थ की डेंसिटी क्या है, 5.5 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डन हो गया। तो ये था हमारा आज का सारा लेक्चर, जिसमें हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन आल्टीट्यूड, ठीक है, विद आल्टीट्यूड और विद डेप्थ हमने देखा, ठीक है। तो ये सारी कहानियाँ होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।